टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वाला। और फ्रेंड्स, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, और हमारा सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसपी और राजस्थान के ही जो सेकंड ग्रेड टीचर्स हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सब्जेक्ट पेपर पे, जिसमें आप देखेंगे कि जो पार्ट 2 है ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें एक सेक्शन है फिक्शन। और फिक्शन में दे हैव इंक्लूडेड थॉमस हार्डी विथ मेयर ऑफ कास्टोब्रिज एंड द इंडियन लिटरेचर, द इंडियन राइटर आर के नारायण, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो दोनों ही जो ये फिक्शन है हमारे, इनको हम कवर करने वाले हैं। देखिए, द मेयर ऑफ कास्टोब्रिज और द वेंडर ऑफ स्वीट्स की हम लोग समरी को पहले देखेंगे। साथ ही साथ हमारे जो राइटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी शॉर्ट बायोग्राफी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बनते हैं, उन एमसीक्यूज को भी हम लोग फ्रेंड्स कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट। थॉमस हार्डी, जिनका लाइफ स्पेन रहेगा 1840 टू 1928। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि थॉमस हार्डी वॉज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नॉवल राइटर। डेफिनेटली ही वॉज ए पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और साथ ही साथ एक नॉवलिस्ट भी थे। He was born at Hyerbock, Hampton in Dorset on 2 जून 1840। डॉर्सेट में इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को। एंड ही बिलोंग्स टू नेचुरलिज्म, जो पोएट्री का ही एक टाइप है, नेचुरलिज्म से ये बिलोंग करते थे। ही लेफ्ट आर्किटेक्चर टू परस्यू लिटरेचर एंड देन रिटर्न टू पोएट्री। क्या होता है कि ये शुरुआत में इनका जो प्रोफेशन होता है वो आर्किटेक्चर होते हैं। बाद में इन्होंने अपने इस प्रोफेशन को लेफ्ट कर दिया एंड ही मूव्ड टुवर्ड्स टू द लिटरेचर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पोएट्री की ओर अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। ही प्रोड्यूस्ड 7 वॉल्यूम्स ऑफ वर्सेज, लगभग 7 वॉल्यूम उन्होंने वर्सेस के क्या किए हैं, पब्लिश करवाए हैं। In 1898, he published his first volume of poetry, that is Wessex Poem, a collection of Thomas written over 30 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वेसेक्स पोएम्स के नाम से इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री का पब्लिश करवाया था 1898 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ही बिकेम मोर फेमस फॉर हिज नॉवेल्स देन पोएम्स। हालांकि पोएम्स इन्होंने चूज किया था, लेकिन नॉवेल्स के मामले में ये ज़्यादा लकी रहे। और पोएम्स की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो नॉवेल जो थे इनके ज़्यादा पॉपुलर रहे। एंड ही वॉज वेल नोन फॉर हिज नॉवेल्स ओनली। ही रोट एन एलिजी आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ एमाज डेथ। एलिजी आप जानते हैं एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु या लेमेंटेशन पे लिखा जाता है। ये एलिजी जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा यहीं पे स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में कि व्हाट इज एलिजी, काइंड्स पूछे जा सकते हैं, या फिर जो फेमस एलिजीज हैं रिटन बाय द इंग्लिश राइटर्स वो भी आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ पे लिखा था, एमा जिनका नाम रहता है। मोस्ट ऑफ हिज फिक्शनल वर्क वर पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन मैगजीन्स सेट इन द सेमी फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन्होंने वेसेक्स नाम से एक जगह की कल्पना की थी और उस काल्पनिक जगह को उन्होंने अपने नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा मेंशन किया था। और ये जब भी आप वेसेक्स देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इमेजिनरी पैलेस और लोकेशन वॉज assumed by or written by थॉमस हार्डी। तो आप ये वेसेक्स जो है ये याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आर के नारायण जो है उन्होंने भी अपने नॉवेल्स में, अपनी स्टोरीज में काल्पनिक जगह को मेंशन किया है। तो आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि दोनों ही फिक्शन में हमें दिए हुए हैं। एक ने वेसेक्स को, इमेजिनरी प्लेस को अपने नॉवेल्स में प्लेस दिया है, और आर के नारायण ने क्या किया है, जो मालगुड़ी होता है, मालगुड़ी एक काल्पनिक जगह है, उनको उस जगह को उन्होंने अपने नॉवेल्स में जगह दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसेक्स की बात हम लोग कर चुके हैं। जहाँ तक इनके नॉवेल्स की बात थी, फिक्शनल वर्क की बात थी, तो ये बताया गया है कि एक मैगजीन में एज अ सीरियल, सीरियल मतलब क्रमबद्ध जो तरीके से उनको क्या करवाया गया था, पब्लिश करवाया गया था। He died in 1827 at Max Gate and he was funeral at Westminster Abbey। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी वेस्टमिनिस्टर एबे, वहीं पे इनको दफनाया गया था। द फर्स्ट नॉवेल दैट मे बी मोर इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स द एग्जाम, फर्स्ट नॉवेल जो है वो हार्डी का विच रिमेन अनपब्लिश्ड वॉज द पुअर मैन एंड द लेडी। ये इनका फर्स्ट नॉवेल भी था, साथ ही साथ ये अनपब्लिश्ड रहा है। सो इट वॉज द पुअर मैन एंड द लेडी। ओके, सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेज इज अ कलेक्शन ऑफ 18 पोएम्स। ये आप याद रख लेंगे, सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेज ये कलेक्शन है 18 पोएम्स का। ऑन द डेथ ऑफ हार्डीज वाइफ एमा विच वाज एक्सटेंडेड टू 21 पोएम्स इन कलेक्टेड पोएम्स इन 1919।
18 पोएम लगभग इन्होंने लिखी थी। बाद में ये पोएम्स की जो संख्या है, नंबर है, दे हैव इंक्रीज्ड एंड इट इज़ 21 पोएम्स नाउ। Most of Hardy's poems, such as Neutral Tones and Broken Appointment, deal with the theme of disappointment in love and life. ज़्यादातर जो इनकी पोएम्स है, चाहे वो न्यूट्रल टोन हो, चाहे ब्रोकन अपॉइंटमेंट हो, इनकी पोएट्री की जो थीम है वो लव लाइफ है, और साथ ही साथ उसमें डिसअपॉइंटमेंट रहता है, मतलब बड़ी निराशा रहती है, दुख रहता है। तो ये इनकी पोएट्री की थीम रहती है। D.H. लॉरेंस जो एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने थॉमस हार्डी के बारे में एक बुक लिखी थी, दैट वाज स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। चलिए, थॉमस हार्डी को डिस्कस करने के बाद में हम लोग इनकी कंपोजिशन जो हमें दी गई है हमारे सिलेबस में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 में ये पब्लिश हुई थी, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। सब टाइटल इसका पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि व्हाट वाज द सब टाइटल ऑफ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका पूरा नाम है। क्या है ये? ट्रेजेडी है, ट्रेजिक मास्टरपीस ऑफ हार्डी। इट इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज, डॉर्चेस्टर। ये एक और जो इनका फिक्शनल प्लेस है डॉर्चेस्टर, उस डॉर्चेस्टर में इसकी सेटिंग है, वहाँ पे ये लोकेशन मतलब लिखा हुआ है। माइकल हेंचर्ड, अ हेड ट्रूसर, गेट ड्रंक इन फेयर एंड सेल हिज वाइफ। ये आप कैरेक्टर को याद रखेंगे। माइकल हेंचार्ड एक व्यक्ति रहता है जो घास फूस को इकट्ठा करने वाला होता है। वो दारू पीता है, शराब पीता है, और अपनी पत्नी सुसैन एंड चाइल्ड एलिजाबेथ जेन, अपनी पत्नी सुसैन को, साथ ही साथ अपने बच्चे जेन को क्या कर देता है, 5 गिनीज के बदले में एक नाविक न्यूसन होता है उसको बेच देते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अभी आरपीएससी जो स्कूल लेक्चरर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें हूबहू पूछा गया था कि माइकल हेंचार्ड ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को जिस व्यक्ति को बेचा था वो कौन था, तो उसका नाम था न्यूसन। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूसन एक सेलर था जिसको उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेच दिया था। Then returning to his senses, he takes a solemn vow not to touch and drink for 21 years. बाद में जब उसे होश आता है, इसे रियलाइज होता है कि I have committed some mistakes, then he take a solemn vow, यानी वो वादा करता है, दृढ़ निश्चय लेता है कि मैं लगभग 21 साल तक ना तो शराब पीऊंगा ना शराब को छूऊंगा। एंड ही रेजेस टू बी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और बाद में वही व्यक्ति क्या होता है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बनता है। एक और कैरेक्टर है इसमें, डोनाल्ड फ्रेरा। ही बिकम ही सक्सेसफुल राइवल। राइवल मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, जो इसका विरोधी होता है, जो इसके कंपटीशन में होता है। ही वॉज गुड इन बिजनेस एज वेल एज लव। जिस तरह से प्यार में वो सक्सेसफुल होता है, साथ ही साथ वो बिजनेस में भी उतना ही सक्सेसफुल होता है। डोनाल्ड फ्रेरा मैरिड ल्यूसेटा से डोनाल्ड फ्रेरा की शादी होती है, और वो ल्यूसेटा कौन होती है? वही महिला है जिससे हैंचार्ड कभी प्यार किया करता था। हैंचार्ड मेट हिज वाइफ एंड चाइल्ड अगेन आफ्टर 18 ईयर्स। बाद में हैंचार्ड जब उसे बेच देता है अपनी पत्नी और अपने बच्चे को, तो उनसे लगभग 18 साल बाद उससे दोबारा से मुलाकात होती है। न्यूसन रिटर्न एंड टेक एलिजाबेथ बैक हिज डॉटर। न्यूसन वापस लौटता है और क्या करता है, अपनी बेटी एलिजाबेथ को उससे वापस लेने की कोशिश करता है। न्यूसन हैड मैरिड सुसैन, जो यहाँ पे जो माइकल हेंचार्ड होता है, वो उसकी बेटी एलिजाबेथ से क्या करता है, वापस लेने की कोशिश करता है। न्यूसन हैड मैरिड सुसैन एंड एलिजाबेथ जेन इज देयर डॉटर। एलिजाबेथ कौन होती है? एलिजाबेथ जो है सुसैन जो है वो कौन है? वो माइकल हेंचार्ड की बेटी है, पत्नी है, जिसको वो बेच देता है। तो जब वो उससे शादी कर लेता है तो उससे क्या होता है, एलिजाबेथ उसकी बेटी रहती है, उस बेटी से क्या करता है वो, सुसैन हैड मैरिड Newson had married Susan and Elizabeth Jane is their daughter. However, another Elizabeth Jane, the daughter of Henchard and Susan had died. वो दूसरी बेटी रहती है, और एक और जो बेटी होती है वो मर जाती है। वो जो एक्चुअल में हेंचार्ड की होती है वो मर जाती है, और दूसरी बेटी जो न्यूसेन से सुसैन के साथ में होती है उसी का नाम भी वो एलिजाबेथ रखते हैं। Henchard learns this secret from a letter of Susan which he finds on her deathbed that Susan marked to be opened only for Elizabeth Jane's marriage. हैंचार्ड को ये बात, ये रहस्य का कहाँ से पता चला? सुसैन के बेड से। जब वो मरने वाली होती है तो वहाँ पे उस लिखे हुए बेड पे पड़े हुए उस लेटर से पता चलता है तब, और उस लेटर को ये लिखा हुआ था कि तभी खोला जाना है जब एलिजाबेथ की शादी होगी। थस हैंचार्ड गोज क्रूल टुवर्ड्स जैन। तब हैंचार्ड को
एलिजाबेथ जेन पे बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है। लुसेटा टेक्स एलिजाबेथ इनटू हर हाउस होल्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हेंचार्ड। लुसेटा जो डोनाल्ड फ्रेरा की वाइफ होती है, वो क्या करती है, उसे अपने घर ले जाती है एलिजाबेथ को, और वहाँ पे काम करवाती है ताकि वो क्या कर सके, हेंचार्ड का ध्यान आकर्षित कर सके। नाउ एलिजाबेथ इज मैरिड टू डोनाल्ड फ्रेरा, और बाद में एलिजाबेथ जो है वो डोनाल्ड फ्रेरा से ही शादी कर लेती है, और डोनाल्ड फ्रेरा की ही वाइफ कौन है, लुसेटा है। एबिल विटल इज अ वर्कर इन हेंचार्ड हेयार्ड, जो घास फूस का उनका जो बगीचा है वहाँ पे, हेंचार्ड का, वहाँ पे एक अबेल विटल नाम का एक व्यक्ति काम करता है। एंड अ मैन हु इज कॉन्स्टेंटली लेट फॉर हिज जॉब, हमेशा काम में जो है वो लेट होता रहता है। इसको हाईलाइटेड इसलिए किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नाम जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो कौन व्यक्ति था जो हेंचार्ड के हेयार्ड में काम किया करता था। तो कौन था वो, एबेल विटल। स्कीमिंगटन राइड हैज बीन शोन इन दिस नॉवल, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्कीमिंगटन राइड क्या है ये फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि एक अपमानजनक रिवाज होता है, ये परेड होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को या उसके पुतले को घोड़े पर या गधे की पीठ पर बैठाकर उजागर किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है, उस व्यक्ति को सजा देना होता है जो दूसरों के सामुदायिक मानदंडों का पालन करने की मानदंडों को पूरा ना करता हो, ताकि उसे चेतावनी दी जाती थी कि उसे समाज के नियमों को पालन करना है, समाज के ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। आगे देखते हैं, लुसेटा टेम्पलमैन इज आल्सो अ कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। लुसेटा हमने अभी डिस्कस किया था, कौन रहती है वो जो है डोनाल्ड फ्रेरा होता है, उसकी वाइफ होती है। इस नॉवेल का सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन ये है, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर सकते हैं इसको। थॉमस हार्डी का जो नॉवेल है हमारा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, उसमें से ये लाइन ली गई है, द हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्स जो इसमें से बन चुके हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। वेयर इज द सेटिंग ऑफ द मेयर ऑफ कास्ट्रो ब्रिज, कहाँ पे है, हमने डिस्कस किया था, डोरचेस्टर है, जो जहाँ पे जगह पड़ती है डोरसेट में। What was the consequence of author's attempt to include something in every weekly published installment? क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं ऑथर के अटेम्प्ट को टू इंक्लूड समथिंग इन वेरी वीकली पब्लिश इंस्टॉलमेंट, इस इनकॉर्पोरेटिंग टू मैनी इंसिडेंट्स। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। विच इज द फिक्शनल टाउन, डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट है, राइट। एलिजाबेथ इज मैरिड टू डोनाल्ड फ्रेरा। विच ह्यूमिलेटेड गेम वॉज शोन इन द नोवेल, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपमानजनक जो खेल होता है, जो परंपरा होती है, दैट इज स्कीमिंगटन राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रख लेंगे। और साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, जो अभी क्वेश्चन आया भी था, न्यूसन उस व्यक्ति का नाम है जिसको अपनी पत्नी को माइकल हेंचार्ड क्या करता है, बेच देता है। तो ये था हमारा थॉमस हार्डी एज वेल एज उनकी कंपोजिशन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। फिक्शन के इसी पार्ट में हमारे एक और इंडियन राइटर हैं आर के नारायण, और उनकी कंपोजिशन है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाई विक्रेता। चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आर के नारायण का जो लाइफ स्पेन है वो है 1906 टू 2001। पूरा नाम है इनका रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण। ओके, एक्चुअली ये गांव का और अपने पापा का नाम ऐड करते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम है आर के नारायण। तो ही वॉज Swami was an Indian writer best known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. आर के नारायण जी जो हैं वो बहुत फेमस हैं अपने नॉवेल्स के लिए, स्पेशली फिक्शनल टाउन जो होता है मालगुड़ी। अच्छा फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है वो एक और इस तरह से भी बनता है कि मालगुड़ी जो है काल्पनिक जगह है, लेकिन ये कौन सी जगह के पास में पड़ती है, इंपॉर्टेंट। तो मैसूर का नाम आपने सुना है, तो मैसूर के पास जो है ये मालगुड़ी फिक्शनल टाउन उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। R.K. Narayan is one of the three leading figures of early Indian literature in English alongside मुल्क राज आनंद और राजा राव। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट त्रिमूर्ति इनको हम बोल सकते हैं इंडियन राइटिंग में। तो ये हो जाएंगे मुल्क राज आनंद जी, राजा राव और R.K. नारायण। And is credited with bringing the genre to the rest of the world. The debut novel of R.K. Narayan is Swami and Friends. Very important. R.K. नारायण जी का जो फर्स्ट नॉवेल है, डेब्यू नॉवेल है, वो कौन सा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ओके, ग्राहम ग्रीन वाज हिज मेंटोर। ग्राहम ग्रीन जो है राइटर हैं, वो इनके मेंटोर रहे हैं, एंड फ्रेंड एज वेल, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर्स
4. Narayan's first 4 books including semi-autobiographical trilogy. 4 बुक्स पब्लिश करवाने में ग्राहम ग्रीन ने बहुत मदद करी, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये ट्रायोलॉजी है द बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ में और इंग्लिश टीचर के साथ में एक बुक, और 3 नॉवेल, ये ट्रायोलॉजी वाले तीनों को पब्लिश करवाने में ग्राहम ग्रीन ने बहुत मदद करी थी। ही इज़ वेल नोन फॉर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक और इनकी कंपोजिशन है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1951 में पब्लिश हुई थी, उनके लिए भी ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, कौन सी है वो, द गाइड, और उस गाइड पे जो है देवानंद जी की मूवी बन चुकी है, आपने ज़रूर देखी होगी, ज़रूर सुना होगा। द गाइड जो है उस पर ये मूवी बन चुकी है, द गाइड नाम से ही इज कंपेयर टू विलियम फॉकनर, जो अमेरिकन राइटर हैं। अमेरिकन राइटर को विलियम फॉकनर के साथ में किसको कंपेयर किया जाता है, हमारे इंडियन राइटर आर के नारायण को। जिस तरह से आर के नारायण जी ने मालगुडी को काल्पनिक जगह को अपने नॉवेल्स में इंक्लूड किया है, वैसे ही विलियम फॉकनर ने क्या किया है, एक यकोना यकोना पटावाफा एक काल्पनिक जगह है, उसको अपने नॉवेल्स में क्या किया है, इंक्लूड किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ फिक्शनल पर्सन्स जो हैं वो इस जगह पे रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर जगह काल्पनिक है तो पीपल विल आल्सो बी फिक्शनल। Who also created a fictional town in that stood for the reality brought out of humor, energy and ordinary life. He was awarded with Padma Vibhushan award, and he was also nominated to the Rajya Sabha. दोनों भारत के जो अवार्ड हैं, सम्मानित अवार्ड ये मिल चुके हैं, साथ ही साथ उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। His fictional semi-urban town, Southern Town Malgudi, was created in September 1930 on Vijayadashmi to start a new effort. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने मालगुडी को, फिक्शनल टाउन को क्या किया था, स्टार्ट किया था, क्रिएट किया था उस सितंबर 1930 में। और ये मालगुडी जो है ये कहाँ पे पड़ता है, मैसूर के पास में पड़ता है। तो ये हमारे इंडियन राइटर की छोटी सी बायोग्राफी थी। अब हम पढ़ते हैं उनकी कंपोजिशन द बुक वेंडर्स ऑफ स्वीट्स की ओर। और इसके समरी को देखने के बाद इसमें से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो वेंडर ऑफ स्वीट्स इज रिटन बाय फेमस इंडियन ऑथर आर के नारायण विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1967। भारतीय लेखक आर के नारायण जी की कंपोजिशन है, 1967 में पब्लिश हुई थी। द स्टोरी ऑफ बुक रिजॉल्व्स अराउंड अ फिक्शनल विलेज नेम्ड मालगुडी, ये हम लोग बात कर चुके हैं, मालगुडी की सेटिंग है इसकी। And it centers around major character named Mr. Kavi Jagan, who is a vendor of sweet shop in Malgudi town. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके केवी जगन, याद रख लेंगे फ्रेंड्स। मालगुडी टाउन में एक मिठाई की दुकान है और उस दुकान के मालिक का क्या नाम है, केवी जगन। द बुक्स talk about relationship of father son and what kind of problems people face because of the generation gap, very important फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एग्जाम हुआ था इसी नवंबर में, तो उस पेपर में हूबहू यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द नॉवेल वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो व्हाट वाज द थीम, इट वाज द रिलेशनशिप ऑफ, टॉक्स अबाउट अ रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन, यानी ये फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कस करता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द स्टोरी ऑफ नॉवेल स्टार्ट विद मेजर कैरेक्टर नेम्ड जगन हु लिव्स इन फिक्शनल टाउन नेम्ड मालगुडी। इंपॉर्टेंट है, हमने अभी डिस्कस किया है। जगन की कहानी है जो मालगुडी में रहते हैं। जगन इज 55 ईयर्स ओल्ड, मिठाई की उनकी दुकान है, एंड ही इज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जगन जो है वो किसकी फिलोसफी से प्रभावित है। 4 ऑप्शन थे जिनमें गांधी जी का भी नाम था, तो डेफिनेटली द आंसर वाज महात्मा गांधी। When Jagan was young, he was very inspired from महात्मा गांधी, बट जब वो छोटे थे तब से ही महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। एंड क्विट हिज एजुकेशन टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया विद गांधी जी। क्या किया उन्होंने, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, गांधी जी के साथ में देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो संघर्ष करने लगे। ही बिलीव्स इन हिज रिलीजन एंड ऑलवेज प्रायोरिटीज न्यूट्रोपैथी इन एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। हमेशा क्या करते थे वो अपने धर्म में और अपने हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते थे। He has a dream to write a book in which he will tell world about the benefit of naturopathy for the human being. फ्रेंड्स, हम लोग अभी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जगन जो है, जगन की फिलोसॉफी पूछी गई थी। जगन की फिलोसॉफी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो गांधी जी को फॉलो करता है, और गांधी जी को फॉलो करता है तो आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली यहाँ से बन जाता है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन आया था
वो हूबहू ये पूछ लिया गया था कि वो किसकी फिलोसॉफी से प्रभावित था। कौन? मेन कैरेक्टर हमारे जगन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा महात्मा गांधी। उसके अलावा जो नेचुरोपैथी एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज जो है आप नेचुरोपैथी मतलब नेचर के द्वारा, नेचर में ढेर सारी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो उन बातों को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया है यहाँ पे इसमें। नाउ द स्टोरी फीचर्स न्यू कैरेक्टर नेम्ड अंबिका। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आते हैं हमारे सामने, अंबिका, जो जगन की वाइफ है और एंड हु डाइड अ लॉन्ग टाइम एगो बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। बहुत साल पहले मर जाती है, उनको ब्रेन ट्यूमर से प्रॉब्लम रहती है तो वो मर जाती हैं। नाउ ही वॉज डूइंग हर ट्रीटमेंट विथ हर नेचुरोपैथी। हालांकि जगन ने बहुत कोशिश करी थी कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज वो प्राकृतिक जो दवाइयां हैं उनसे करे। सो नाउ हिज फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू मेंबर्स विच इंक्लूड हिज सन नेम्ड माली एंड हु इज परसुइंग हिज ग्रेजुएशन। अब परिवार में दो ही लोग बचे हैं, खुद जगन है, साथ ही साथ उनका बेटा माली जो ग्रेजुएशन कर रहा है। वन डे माली गोज टू हिज फादर एंड टेल्स हिम दैट ही डज नॉट लाइक स्टडिंग बिकॉज ही वांट्स टू बी ग्रेट राइटर। एक दिन माली जो है अपने पापा जगन के पास जाता है और कहता है कि पापा मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है और मैं ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता हूँ और मुझे एक महान लेखक बनना है। सो ही डिसाइडेड टू गो टू अमेरिका टू स्टडी क्रिएटिव राइटिंग एज ही हैज अ ग्रेट पैशन फॉर राइटिंग एंड ही वांट्स टू मेक हिज करियर इन राइटिंग ओनली। उसने ये भी इच्छा जाहिर की कि मुझे बहुत अच्छा राइटर बनना है तो मुझे इसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा और मैं अपने कैरियर, मेरा जो लाइफ है, मेरे जो कैरियर है, मैं वो राइटिंग को ही बनाना चाहता हूँ। So he arranged for a passport to go to America while keeping it secret for his father. अब उसने क्या किया, अपने पापा से कुछ बातें छुपाई, जैसे कि पासपोर्ट का वो अरेंजमेंट करने लगे। जगन डज नॉट नो दैट हिज सन माली इज प्रिपेयरिंग टू गो इन अमेरिका। जगन को पता भी नहीं था कि उसका बेटा वास्तव में ही अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा है। One day, Mali decided to tell his father about his plan to go to America, and as he tells, his father accepts it happily, and afterward, Mali goes to America. बाद में माली ने ये डिस्कस किया कि डिसाइडेड किया कि चलो पापा को बता देते हैं, और एवेंचुअली क्या होता है, हिज फादर हैज एक्सेप्टेड दिस दैट ही वाज गोइंग टू अमेरिका। स्वीकार कर लेते कि ठीक है बेटा तुम अमेरिका चले जाओ। Now he starts writing letter to his father from America, and his father waits desperately for his son's letter and feel very proud after reading all the letters sent by Mali. धीरे धीरे वहाँ से वो माली जो है अपने पापा को लेटर लिखने लगा, पापा भी लेटर का बेचैनी से इंतजार करने लगे, और जब जब वो अपने बेटे का लेटर पढ़ते थे तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता था। As the story moves forward, we learn that after few years, Mali comes back to his home, his town, Malgudi, and his father noticed that everything, like a way of talking and walking, everything changed in Mali, as he had adopted Western culture and values. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब माली वापस लौट के आया तब जगन को ये प्रॉब्लम होती है। जगन को देख के बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यार माली ने तो अपना पूरा तरीका, रहन सहन सब बदल लिया। द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ ईटिंग, एवरीथिंग ही हैज बीन चेंज्ड। और उसने क्या कर लिया था, ही हैज अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज। सारे के सारे जो वेस्टर्न कल्चर था उसको उसने अडॉप्ट कर लिया था। नाउ ही कम्स इन मालगुड़ी विद अ गर्ल नेम्ड ग्रेस। जब वो मालगुड़ी लौट कर आता है तो एक लड़की उसके साथ आती है जिसका नाम ग्रेस होता है। हु इज हाफ अमेरिकन एंड हाफ कोरियन, जो आधी अमेरिकन है और आधी कोरियन है, मतलब उसके पेरेंट्स जो थे वो अमेरिका और कोरिया के रहे होंगे। एंड इट्स बिकॉज गर्ल्स फादर इज फ्रॉम अमेरिका एंड मदर्स फ्रॉम कोरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। He tells his father that Grace is his wife, and his father accepted her happily and believes that his son has married to her by Hindi rituals and her values. ठीक है, जब जगन को ये पता चलता है कि ग्रेस जो है उसके अपने बेटे की वाइफ है तो वो स्वीकार कर भी लेता है। साथ ही साथ वो इस बात से भी खुश होता है कि कम से कम उसके बेटे ने जो शादी की है वो हिंदू परंपरा के अनुसार की है। नाउ जगन believes that his son does not give proper attention and care to his wife which she deserves. अब उसे जगन को यह पता चला कि जो माली है उसका बेटा, वो अपनी पत्नी को ना तो ज्यादा केयर करता है ना ही ज्यादा कुछ अटेंशन देता है। Then Mali tells his father about his plan to start a business in town and told him that soon he will start a machine factory which will be backed by American company. अब क्या हुआ, उसने बिजनेस करने का प्लान सोचा कि मैं यहाँ मालगुड़ी में एक बिजनेस करूँगा, एक मशीन की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ जो अमेरिकन कंपनी होगी। He asked his father to invest in his business, but Jagan is not happy with his business ideas because he want Mali to
माली टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली बिजनेस विच इज़ ए स्वीट शॉप। लेकिन जगन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है उनमें। वो कहता है कि नहीं नहीं, मशीन की फैक्ट्री लगाने से अच्छा है कि तुम अपने जो हमारा पुश्तैनी बिजनेस है मिठाई की दुकान का, वो तुम संभाल लो और वो रहने देना। जगन feels sad about his son's plan to start machine factory and he decides take retirement from his family business। अब जगन को थोड़ा सा दुख हुआ कि उसका बेटा जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने अपने फैमिली बिजनेस यानी स्वीट शॉप की जो थी, उसकी मिठाई की दुकान थी, उससे उसने रिटायरमेंट लेने का प्लान किया। वन डे जगन मीट हिज हेयर ड्रायर। आफ्टर टॉकिंग विद हिम ही realized that how boring his life is and how much has to achieve in his life despite being old। एक दिन वो अपने हेयर ड्रायर जो नाई होता है उससे मुलाकात करता है, उससे बातचीत करते करते उसे एहसास होता है कि यार मेरा जीवन तो सच में बहुत ही बोरिंग जीवन है। मैंने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो या जो बहुत ज़्यादा महान हो। बस ज़िंदगी जी है और मैं बूढ़ा हो गया। नाउ ही रिमेंबर्स हिज डेज ऑफ यूथ, लाइक हाउ अमेजिंग हिज लाइफ वॉज व्हेन ही वॉज यंग एंड व्हेन हिज वाइफ वॉज अलाइव। उसे अपने अब जवानी के दिन याद आए कि यार मैं कितना अच्छा था उस टाइम पे, मेरी पत्नी जब जिंदा थी तो मैं कितना अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। बट नाउ ही डज ओनली वन थिंग डेली एंड अगेन अगेन विच इज़ टू गो टू शॉप डेली एंड मेक स्वीट्स ऑफ पीपल फॉर मालगुडीज। अब उसे केवल एक ही काम करना होता था, दुकान जाता है और लोगों के लिए मिठाई बनाता है, मालगुड़ी के लोगों के लिए। तो ये जो मोनोटोनस लाइफ है ये उसकी चल रही थी, उसको वो सोचता है। As the story of book moves forward, Jagan learns that his son Mali is arrested by police because he was driving car while drinking and he also got divorced with his wife named Grace। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है हमें ये भी देखने को मिलता है कि जगन का जो बेटा होता है मली, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। रीजन क्या था? ही वॉज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रिंक एंड ड्राइव में उसे गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे जगन को ये भी पता चला कि उसने अपनी पत्नी ग्रेस से डिवोर्स भी ले लिया, तलाक भी ले लिया है। नाउ जगन गोज टू हिज कजिन होम हु इज पुलिस ऑफिसर एंड टोल्ड हिम टू कीप मली इन प्रिजन फॉर फ्यू डेज बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अब जगन क्या करता है, अपने कजिन जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास जाता है और उसे कहता है कि इसको जेल में ही बंद रखना, तब तक बंद रखना जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। द स्टोरी ऑफ नॉवेल एंड्स विद जगन हु अरेंज मनी फॉर ग्रेस टू सेंड हर बैक टू कंट्री। धीरे धीरे कहानी आगे की ओर बढ़ती है। जगन जो है वो अपने बेटे की पत्नी के लिए यानी ग्रेस के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करता है ताकि उसे अपने देश में वापस भेज दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी एक समरी थी हमारे नॉवेल वेंडर ऑफ स्वीट्स की। अब हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट है, हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नोवेल? डेफिनेटली प्रोटोगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर होता है, तो जगन है। वेयर इज द नोवेल सेट? मालगुड़ी में सेटिंग है इसकी। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल? आर के नारायण जी है। व्हाट जगन डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल? जब नोवेल जो है स्टार्ट होता है, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे हमसे ये पूछा गया है कि जगन उस समय क्या कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग टू समवन, कुछ लोगों से वो बात कर रहा था। व्हाट डज जगन डू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? पहले चैप्टर के नॉवल के पहले चैप्टर में वो क्या करता है, वो कुछ पैसों को इकट्ठा करने के लिए कर रहा होता है जो उसने कमाए थे। व्हेन वाज द नोवेल पब्लिश्ड? इन 1967, हम लोग देख चुके हैं ये। हुज टीचिंग डज जगन फॉलो डिवोटली? ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, मैं भी बता दूं आपको, किसकी फॉलोइंग को जगन जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो वो थे महात्मा गांधी। ओके, हाउ डज जगन रिएक्ट टू द न्यू दैट मली हैज बीन स्टीलिंग फ्रॉम हिम? कैसे रिएक्ट किया जब मली के बारे में उसे पता चला कि यार मली तो जो है उसको धोखा दे रहा है? तो ही इज ऑडली प्राउड, थोड़ा सा उसे बुरा लगता है और बाद में उसे थोड़ा सा ये भी लगता है कि चलो एटलीस्ट कम से कम मेरा बेटा है, तो ही डिड नॉट रिएक्ट प्रॉपरली। व्हेन वाज द बुक अडॉप्टेड? हिज पार्ट ऑफ टेलीविजन सीरीज। इस बुक की एक टेलीविजन सीरीज बनती है वेंडर्स ऑफ स्वीट्स, वो कब स्टार्ट होती है? 1986 में। हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल? इस कहानी का विलन कौन है? तो वो माली ही है जो जगन का बेटा रहता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये आपका स्कूल लेक्चरर का जो पेपर है हमारा इंग्लिश का, उसका सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें ग्रेजुएशन लेवल वाला, और उसमें फिक्शन है ये थॉमस हार्डी और आर के नारायण जी के, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो होप आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है पेपर में पूरे क्वेश्चंस आने की। तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं
चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।